दोस्तों आज एक ऐसी रियल क्राइम स्टोरी आपको सुनाने जा रहा हूं जिसमें एक व्यक्ति को अपनी लाइफ के कीमती 1.5 साल जेल रहना पड़ा जब तक फैसला नहीं हुआ तब तक। क्योंकि गलती छोटी थी, लेकिन गलती तो गलती होती है और कानून की नज़र में जब तक आप अपने आप को साबित नहीं कर देते निर्दोष, तब तक एक आरोपी के रूप में आप कोर्ट के अंदर खड़े रहते हैं। तो ये जो घटना है, ये घटना है देवली के एक गांव की। यहाँ एक व्यक्ति अपने बीवी बच्चों के साथ जयपुर के अंदर रह करके निवास करके ढाबा चला रहा है। उसके 2 बच्चे हैं, ए और बी। बच्चे क्या है, नाबालिग है इस क्राइम स्टोरी के अकॉर्डिंग और उस केस के अकॉर्डिंग, इसलिए मैं उनका नाम नहीं लूँगा। ए लड़की है, बी लड़का है, ठीक है। ए लड़की है जो बड़ी है। वहाँ पर एक व्यक्ति सी है जो उसी ढाबे के पास में किराए के कमरे में रहता है और ये भी किराए के कमरे में रहते हैं। एक रिपोर्ट दर्ज होती है। रिपोर्ट का जो कंटेंट है उसके अंदर उसका पिता जो है वो रिपोर्ट दर्ज कराता है इस व्यक्ति के खिलाफ जो कि सी है कि साहब वो जो व्यक्ति है वो आदतन शराबी है, उसकी मेरी बेटी पर गंदी नज़र थी, आए दिन वो पीछा करता था, परेशान करता था, छेड़ता था, मना करने पर नहीं मानता था। इस तरीके के कंटेंट के साथ वो एक एफआईआर दर्ज कराता है और लास्ट जो कंटेंट लिखता है वो लिखता है कि भी 13/7/2022 को जब उसकी जो बेटी है और जो बेटा है उसको वो देवली गांव में अपनी माँ के पास छोड़कर आया, तो वहाँ वो सो रहे थे। मध्य रात्रि को वो जो सी व्यक्ति है लड़का, वो उसके घर में घुसा, लड़की को बेहोशी की दवा सुंघाई, उसका अपहरण किया और उसे उठाकर ले गया। इस तरीके की रिपोर्ट दर्ज होती है उस व्यक्ति के खिलाफ जो कि सी है। अब जो डॉक्यूमेंट है उसके आधार पर लड़की को नाबालिग पुलिस मानती है और जो व्यक्ति है वो भी अपनी रिपोर्ट के अंदर नाबालिग लिख करके चलता है कि मेरी नाबालिग बेटी का अपहरण करके ले गया। तो इस आधार पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। लगभग 13 दिन बाद वो लड़का और लड़की जयपुर आते हैं। तो लड़की जो है वो कोर्ट में आकर के बयान देती है। जब लड़का लड़की जयपुर आते हैं तो लड़की पार्क में मिलती है। उस जो प्रोसिक्यूशन की थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग भी, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग भी पार्क में बैठी है। वो पार्क में जो लड़का है उसका भाई डी आता है और वो देखता है कि वो दोनों बैठे हुए हैं और वो जो लड़की है ए, उसके माता पिता को फ़ोन कर देता है वो डी आकर के कि भाई तुम्हारी लड़की यहाँ पर है, इसको ले जाओ। अब उस कहानी के अकॉर्डिंग पुलिस, जाहिर सी बात है, पुलिस के पास एफआईआर दर्ज हो गई तो वो उसके माता पिता जो हैं वो लेकर के आते हैं पुलिस को साथ में और लड़की को लेकर के सीधा देवली थाने पर लेकर जाते हैं। ये तारीख है 21 तारीख की बात है। ये 22 तारीख को जो लड़का है मुलजिम, 22/7/2022 को उसको भी पुलिस उठा लेती है। क्योंकि जब लड़की वहाँ जाती है देवली थाने पर तो वहाँ उसके बयान रिकॉर्ड करती है पुलिस। जब पुलिस बयान रिकॉर्ड करती है तो लड़की बोलती है कि फला तारीख की बात है, 13/7/2022 की बात है, वो अपनी मर्जी से घर वालों को बिना बताए घर छोड़कर चली गई थी सी के साथ। उसने सी को मैसेज करके बुलाया था कि वो मुझे लेने आ जाए, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। सी से मेरी, जब मैं वहाँ रह रही थी जयपुर में अपने पिता के साथ, तो ये सी जो मेरा पड़ोस में रहता था, इसका हमारी ढाबे पे आना जाना था, इससे मेरी दोस्ती हो गई, दोस्ती प्यार में बदल गई। इसके बाद एक दिन इसने मेरे साथ हमारे किराए के कमरे में मेरी सहमति से शारीरिक संबंध बनाए थे। इस आधार पर एक बयान देती है और आगे वो मना कर देती है कि इसके बाद हम दिल्ली गए, जम्मू गए, कटरा गए, जगह बताती है, जयपुर गए, देवली से जयपुर, जयपुर से दिल्ली, दिल्ली से जम्मू, जम्मू में कटरा, माँ वैष्णो देवी के हमने दर्शन किए, ये पूरी शिवखेड़ी भी गए। इस तरीके की एक बयान देती है, लेकिन वहाँ पे उसके साथ कोई घटना होना वो नहीं बताती। लेकिन पुलिस को जब उसने बोल दिया कि किराए के कमरे के अंदर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए थे उसकी सहमति से, तो भी जब पुलिस ने उसके रिकॉर्ड लिया स्कूल का तो उसके अकॉर्डिंग उसकी उम्र आ रही थी 15 साल 5 महीने 23 दिन। अगर कोई लड़की नाबालिग है, उसकी मर्जी भी है, तो भी ऐसे व्यक्ति को इसकी कंसेंट की कोई वैल्यू नहीं है कोर्ट की नज़र में भी। तो यानी उस व्यक्ति की गिरफ्तारी तय थी। लड़की ने यह कह दिया था कि उसकी सहमति से उसके साथ शारीरिक संबंध बने, लेकिन वो नाबालिग है तो सहमति किसी काम की नहीं है। तो फिर 22 तारीख को जब इसके बयान हो जाते हैं, उसी समय इस व्यक्ति की जो कि सी है, जो लड़की को लेके गया था एक को, उसकी गिरफ्तारी होती है। लड़की के बयान 164 सीआरपीसी के मजिस्ट्रेट के सामने होते हैं। मजिस्ट्रेट साहब के सामने जाकर के लड़की बोलती है कि मैं घर में 13/7/2022 को लगभग 2 बजे रात को, मध्य रात्रि को, मेरे घर वालों को बिना बताए अपनी मर्जी से घर छोड़कर चली गई थी। मैंने मैसेज करके बुलाया था सी को कि मुझे लेने आ जा, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। मैं सी को पसंद करती हूँ, उससे शादी करना चाहती हूँ।
और फिर इसके बाद मजिस्ट्रेट ने शायद आई थिंक उससे सवाल पूछ लिया, जो कि ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि जो उसको बोलना है बोलने दो। अगर वो नहीं बोल रही उसके बावजूद मजिस्ट्रेट ने उससे पूछ लिया कि तुम जब कहाँ कहाँ गए, तो उसने बताया कि दिल्ली, जम्मू गए थे, वो कुछ हुआ था वहाँ पे, तो उस सेंस पे उसने आंसर कर दिया कि हाँ जम्मू में हमने होटल के अंदर आपसी सहमति से शारीरिक संबंध बनाए थे, तो मैंने मर्जी से शारीरिक संबंध बनाए थे, उसके लिए यस कर देती है वो। तो अब 2 जगह हो गए, घटनास्थल हो गए, एक जम्मू का हो गया जहाँ उसके लिए 164 में बोल गई वो, और एक हो गया 161 में, जो कि उसने अपने किराए के कमरे में पहली बार शारीरिक संबंध होना बताया। इस आधार पे पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, इन्वेस्टिगेशन करके सी को गिरफ्तार कर लेती है 22 तारीख को ही। उसके बाद उसको मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश किया जाता है, वहाँ से उसका पीसी रिमांड लिया जाता है। पुलिस कस्टडी रिमांड फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए लेती है पुलिस, जिसमें उससे पूछताछ करती है भाई कब, कहाँ, किस जगह क्या क्या चीज़ें हुई, तो वो बताएगा फिर वो व्यक्ति। जाहिर सी बात है पुलिस बहुत ज़्यादा सही तरीके से इस्तेमाल करके कैसे भी उगलवाने की कोशिश करती है। वैसे अगर पूछताछ के अंदर, ये जानकारी मैं दे रहा हूँ आपको एडिशनल, अगर पूछताछ में पुलिस को कोई व्यक्ति, जब पुलिस है वहाँ पर, वो किसी भी बात के लिए यस कर देता है, तो उसकी कोई कानूनी वैल्यू नहीं है। कोर्ट उस आधार पे कन्विक्शन नहीं दे सकता, क्योंकि पुलिस कस्टडी में अगर कोई कन्फेशन भी लिख के दे दिया जाए तो कोर्ट उस आधार पे उस व्यक्ति का कन्विक्शन नहीं कर सकता। तो वो बताता है सी कि भाई मैं फला तारीख, वही कहानी कि जयपुर में रहते थे, जान पहचान हो गई, प्यार हुआ, मैं फला तारीख को आया, लेके गया गाड़ी पे, जयपुर गए, जयपुर से दिल्ली, दिल्ली से हम चले गए जम्मू, कटरा, कटरा के अंदर हमने होटल लिया, होटल में हमने शारीरिक संबंध बनाए। अब उसके पास टिकट भी मिल गए, 2 टिकट मिल गए, दोनों के पर्स मिल गया, आधार कार्ड मिल गया, बिल मिल गया जिन होटल में हो रहा है, सारा रिकॉर्ड उसके पास। ये रियल क्राइम स्टोरी बता रहा हूँ जिसको मैंने खुद ने डील किया है, फैसला भी बताऊंगा कि क्योंकि इस कहानी के अंदर ये व्यक्ति 22/7/22 से 5 तारीख तक, ये जो 5 मार्च तक जेसी में रहा था, 5 मार्च को फैसला हुआ है उसमें, है ना। तो कुल मिलाकर के ये पूरी कहानी होती है। पुलिस जगह जगह जाकर के नक्शा बनाती है इन सभी जगह के। लड़की तो मनाही कर देती है अपने उसके अंदर 161 में, और 164 में उसको जगह के बारे में जानकारी नहीं है, और लड़की के जो बयान है उसके अनुसार नजर आता है कि वो क्लियरली लड़के के फेवर में है, कंसेंट थी उसकी। अब बात आती है कि जहां पासा पलटता है वो है जब इन्वेस्टिगेशन होकर चार्जशीट कोर्ट के अंदर आती है, तो उस व्यक्ति के खिलाफ जो चार्ज लगा वो तो जाहिर सी बात है, लड़की नाबालिग है तो वही चार्ज लगेगा 363 आईपीसी का। अगर कोई नाबालिग लड़की है, अगर वो अपने आप किसी नाबालिग लड़की को कोई लड़का लेकर के जा रहा है, उसके माता पिता की उसमें सहमति नहीं है, तो 363 आईपीसी में ऐसे व्यक्ति को 7 साल तक की सजा प्लस जुर्माना भी हो सकता है, और 366 आईपीसी में उस व्यक्ति को 10 साल तक की सजा और प्लस जुर्माना हो सकता है। दोनों धाराएं जुड़ती हैं लेके जाने के बाद। और अगर आपने उसके साथ शारीरिक संबंध बना लिए, जो कि इसने बनाया इस कहानी के अनुसार, तो 376 2N इसलिए लगी क्योंकि एक से अधिक 2 बार कर लिया शेख साहब ने किराए के मकान में, पहले जयपुर में, फिर जम्मू के अंदर, वहाँ तो लगातार 4 दिन रहे थे, तो 3-4 दिन तक लगातार किया, ये कहानी है। तो इस आधार पर 376 2N लगाई गई। तो 376 2N के अंदर इस व्यक्ति को 10 वर्ष कम से कम सजा हो सकती है, और अधिकतम आजीवन कारावास की हो सकती है। शेष प्राकृत जीवन जो है उसका वो जेल में रहेगा। ये जो चार्ज है उसके ऊपर लगाया गया कि भाई तुमने ये काम किया है, वो मना करेगा, जाहिर सी बात है, मैं उसका वकील हूँ तो मैंने मना करवाया। कॉमन सेंस की बात है, अन्वेषण चाहता है व्यक्ति, कोई जाकर के वो अपने आप का जुर्म चुका करके सजा थोड़ी करवाना चाहता है, क्योंकि अब उसका डिफेंस भी तो आएगा ना, वो क्यों गई, क्यों क्या मान के लेके गया, वो तो बालिग समझ रहा था, कुछ भी सेंस आ सकता है ना। तो बहरहाल ये पॉक्सो एक्ट का मामले बनता है। तो पॉक्सो एक्ट की धारा लगी 5L6, जिसमें इस व्यक्ति को कम से कम 20 वर्ष की सजा हो सकती है, और अधिकतम आजीवन कारावास की, बाकी का शेष प्राकृत जीवन जेल में ही रहेगा। और दो तीन छोटी धाराएं लगी थी, जैसे कि 2-3 दिन से अधिक रहने पर 342, 343 लगती है साथ में रहने से। तो कुल मिलाकर के ये चार्जशीट आ गई कोर्ट के अंदर, चार्ज लगा दिया, ये चार्ज था मैंने सुना दिया इस व्यक्ति के ऊपर, अब ये बंदा जेल के अंदर है। इस कहानी के अकॉर्डिंग लड़की आती है, सबसे पहले बुलाया जाता है के नाम से कोर्ट के द्वारा प्रधानाध्यापक को और लड़की को। प्रधानाध्यापक जो आता है वो रिकॉर्ड लेकर के आता है उसके विद्यालय का, जहाँ पे सर्वप्रथम वो अध्ययनरत रही थी, पढ़ाई की थी। क्योंकि कोर्ट में, जो कोर्ट है वो एज कैलकुलेशन करेगा जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सेक्शन 94 के अकॉर्डिंग 3 कैटेगरीज में, कि सबसे पहले तो स्कूल के द्वारा जहाँ सर्वप्रथम पढ़ी उस स्कूल का बर्थ सर्टिफिकेट आए या मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट आवे। अगर वो नहीं है तो उसका म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा जन्म प्रमाण पत्र आए, या उसी से रिलेटेड सिमिलर किसी भी संस्था का जन्म प्रमाण पत्र आवे। अगर वो भी नहीं है तो फिर उसके बाद आ जाता है ओसिफिकेशन टेस्ट, जो कि डॉक्टर के द्वारा किया जाता है। मेडिकल के अंदर उसकी एज क्या आई, ये 3 कैटेगरी के अंदर कोर्ट कैलकुलेट करता है एज को, उसके आधार पर वो उसकी एज का आकलन करता है कि भाई इसकी एज ये होगी। अब इस कहानी के अंदर 2 स्कूल के रिकॉर्ड आए थे, अलग अलग स्कूल के रिकॉर्ड आए थे, लेकिन उस पर बात करने से पहले सबसे पहले लड़की का वर्जन सुनो आप। जो लड़की
ये बोल रही थी कि वो अपनी मर्जी से घर छोड़ के गई थी। वो कोर्ट में आकर क्या कहती है? वो कोर्ट में आकर के बिल्कुल विपरीत बयान देती है। चलो मैं पढ़ के सुनाता हूँ उसके बयान। आई थिंक मेरे पास लिख रखे हैं मैंने उसके। वो ये कहती है कि 13/7/2022 को रात को 2 बजे मैं पेशाब करने के लिए बाहर गई थी। वहाँ पे सी, जो बॉयफ्रेंड है उसका, वो सी आया। उसने दवाई सुंघाई, ज़बरदस्ती दवाई सुंघाकर मुझे जयपुर ले गया। जयपुर से दिल्ली, दिल्ली से जम्मू, जम्मू से कटरा, जम्मू कश्मीर कटरा ले गया। ठीक है। वहाँ पर एक नाम बताया उसने, श्री राम निवास यात्री, जहाँ पर 3-4 दिन रुके। वहाँ पर सी ने डरा धमका कर कई बार मेरे साथ बलात्कार किया। तू ये नहीं फिर कहा उससे कि तू यहाँ नहीं रहेगी। वो कहती है कि ये बोलती कि मेरे से ये कहा कि तू यहाँ नहीं रहेगी तो तेरे घर वालों को जान से मार दूंगा। फिर आगे कहती है फिर हम वापस जयपुर आ गए। जो सी है उसकी मम्मी ने मुझसे कहा कि बयान हमारे पक्ष में देना, नहीं तो तेरे घर वालों को जान से मार देंगे। और सी ने भी डरा धमका रखा था। इस वजह से मैंने कोर्ट में और मजिस्ट्रेट के सामने जो पहले बयान दिए थे वो सी के पक्ष में दिए थे, मतलब मुलजिम के पक्ष में दिए थे। ये कहना चाह रही है लड़की। अब देखो आप, ये लड़का लड़की दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, पूरी पिक्चर क्लियर है कि दोनों सहमति से गए हैं। लेकिन यहाँ आ जाती है बात कि गलती नहीं करनी चाहिए। ये छोटी सी गलती आपको 1.5 साल तक जेल में रख सकती है यार। जो व्यक्ति जिस जाने से पहले तक कोर्ट पुलिस के पास आने के बाद तक लड़की जो तैयार थी, वो कोर्ट में जब क्रॉस एग्जामिनेशन इन चीफ के लिए आती है, जो मेन में जब इस केस में बयान होते हैं, जिस कोर्ट में केस चल रहा है, ट्रायल चल रहा है, उस जगह आकर के ये बयान देती है, वो उसके पूर्ण रूप से खिलाफ। अब उससे मैंने क्रॉस एग्जामिनेशन की और मैंने सारी बातें निकलवाई। खैर, जो काम है हमारा कि भाई आप तो अपनी मर्जी से गई थी, आपने ये बयान दिए थे, वो सारे को उससे एडमिट कराए। लेकिन वो हर जगह एक लाइन बोल जाती कि मुझे डरा धमका रखा था इसलिए मैंने फेवर में दिए थे, मुझे डरा धमका रखा था इसलिए फेवर में दिए थे। तो 2 सवाल फिर हमने 2 गवाहों से और पूछा। इससे भी पूछ लिया कि मजिस्ट्रेट साहब ने जब बयान लिया आपने आपके, तब आपसे पूछा था कि आप अपनी मर्जी से बयान दे रही हो, किसी का डर दबाव तो नहीं है, किसी ने कोई धमकाया तो नहीं है, जो कि नोट डालता है मजिस्ट्रेट उसमें 164 के अंदर। तो वो करती है यस, पूछा था। तो ये भी हमने समझाया कोर्ट के जब आर्ग्यूमेंट की कि साहब ये तो ये कह रही है कोर्ट में कि समझाया था, उसके बावजूद भी डर के अधीन मानी जा सकती है कि डर के अधीन इसने बयान दिए होंगे मेरे खिलाफ, मेरे फेवर में, सी के फेवर में। ये डर दबाव के अंदर थी। ये सेंस हम डेवलप कर पाए कोर्ट की नज़र के अंदर। तो कुल मिलाकर के बात समझ में आई कि लड़की ने आकर के कैसे पासा पलट दिया और लड़के के खिलाफ ही बयान दे दिए। अब इस थ्योरी के अंदर सबसे मेन चीज़ है वो है एज। अगर आपने एज को ब्रेक नहीं किया, जो डॉक्यूमेंट आए हैं, तो ये बंदा कन्विक्ट होगा। और इसके साथ आपकी चलेगी कंसेंट। तो कंसेंट के पॉइंट ऑफ व्यू सबसे पहले आप ये चीज़ समझ लीजिए कि मैंने लड़की से पूछा कि तू यहाँ से गई दिल्ली से जयपुर, जयपुर से दिल्ली, दिल्ली से जम्मू। सो मेनी पीपल्स मिले होंगे आपको, बहुत सारे लोग मिले होंगे, अलग अलग गाड़ी में सफ़र किया, गाड़ी में काफ़ी लोग होंगे। जो व्यक्ति था तुम्हारे साथ वो टिकट लेने गया होगा, तो तुम अकेली होगी, वो यस करती गई हर बात के लिए। पब्लिक होगी बस के अंदर, 20-30-40 लोग होंगे, वो यस करती गई। पुलिस मिली होगी रेलवे ट्रैक के ऊपर, यस करती गई। टीटी मिला, गार्ड मिला, पुलिस वाला मिला, होमगार्ड मिला, पब्लिक मिली, वो यस करती गई हर बात के लिए। और उसने किसी भी व्यक्ति से कोई शिकायत नहीं की, ना ही चीखी चिल्लाई। इट मीन्स इतने अवसर हैं उसके पास, अगर उसके साथ मैं अपहरण करके लेके जा रहा हूँ तो निश्चित तौर पे वो कुछ तो रिएक्ट करेगी। वो नहीं कर रही, इट मीन्स वहाँ कंसेंट थी। कोर्ट की नज़र में ये चीज़ हम डेवलप कर पाए। उसके पास अवसर थे, उसके बावजूद शिकायत नहीं करी। पुलिस तक मिली, टीटी मिला, होमगार्ड मिला, तब भी उसने कोई शिकायत नहीं की। वो यस करती है उन बातों के लिए। अब बात आ जाती है एज वाले पॉइंट पे। एज के लिए 2 स्कूल के रिकॉर्ड आए। पहला रिकॉर्ड, जो पहला स्कूल का रिकॉर्ड था, जो सेकंड स्कूल का रिकॉर्ड था, उनमें जो पिता के सिग्नेचर थे, जिस आधार पे जो एडमिशन कराने वाला जिसने जन्म तिथि लिखाई, उसमें मैंने अंतर ऑब्जर्व किया था। तो मैं कोर्ट की नज़र में ये चीज़ डाल पाया कि साहब ये उस व्यक्ति से मैंने सवाल कर लिया, जो व्यक्ति पिता है उसका, लड़की का, कि भाई तुम इस नाम से तो साइन नहीं करते, तुम तो इस नाम से साइन करते हो, क्योंकि नाम के आगे वर्मा लगा था एक जगह और एक जगह चंद लगा हुआ था। फॉर एग्जाम्पल रमेश वर्मा है किसी का नाम, तो रमेश वर्मा, और एक जगह लिखा हुआ रमेश चंद। ठीक है। तो मैंने पूछा कि तुम रमेश वर्मा के नाम से साइन नहीं करते? वो कहता नहीं करता। फिर हमने वो डॉक्यूमेंट दिखाया कि देखो ये डॉक्यूमेंट जो है इस पर रमेश वर्मा के साइन है, तो आपके नहीं है। वो इनकार करता है मेरे नहीं है। और वो पहला रिकॉर्ड है जिस आधार पर उसकी जन्मतिथि अंकित की गई थी और जिसको लेकर के प्रोसिक्यूशन चल रहा था। उस डॉक्यूमेंट को हमने नासाबित कर दिया कोर्ट की नज़र में, क्योंकि जो व्यक्ति एग्जीक्यूट करना बताता है डॉक्यूमेंट को, पहली बार प्रवेश कराने वाला उसका पिता है, वही मना कर देता है कि इस डॉक्यूमेंट मेरे साइन नहीं है, इसका मतलब ये डॉक्यूमेंट संदिग्ध सस्पिशियस है, इस पर विश्वास नहीं कर सकता। जो रिकॉर्ड लेकर के आया व्यक्ति है वो भी सस्पिशियस था, क्योंकि स्कूल बंद हो चुका था उस स्कूल का, और उस स्कूल में जो कभी भी किसी रूप में कोई पदस्थापित रहा हो ऐसा व्यक्ति भी नहीं आया था। कोर्ट में ये पूछा मैंने उससे कि भाई तुम जो व्यक्ति हो, तुम्हें किसी प्रकार से कोई अधिकार नहीं था डॉक्यूमेंट कोर्ट में लाने का, ना ही कोई ऐसा अधिकार पत्र आपने पुलिस को दिया।
तो जो प्रधानाध्यापक के रूप में आया था उसने कोई अधिकार पत्र नहीं दिया था। किसको? पुलिस को। ना कोर्ट के सामने लेके आया था। किस अधिकार के तहत आ गया? वो डॉक्यूमेंट लाने के लिए वो ऑथोराइज पर्सन था या नहीं, ये तो देखना पड़ेगा कोर्ट को। कोई भी लेके थोड़ी आ जाएगा उठा करके। इसके अलावा उस व्यक्ति से हमने ये चीज़ पूछी कि वो कभी भी इस रूप में, उस पद में, उस स्कूल के अंदर पदस्थापित रहा ही नहीं। अरे भाई, जब तू पदस्थापित नहीं रहा तो क्यों लेके नहीं आया? तो यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की भूमिका संदिग्ध हो जाती है। उसकी जिम्मेदारी थी कि वो तलाश करता, उस व्यक्ति को लेकर आता जो वहाँ पे कभी भी किसी रूप में पदस्थापित रहा हो। पहले तो वो प्रधानाध्यापक को लेकर के आता, लेकिन ऐसा नहीं करता वो। डॉक्यूमेंट ना साबित, उस पर बेस्ड दूसरा स्कूल है। दूसरा स्कूल के बारे में मैंने कहा श्रीमान, ये जो दूसरा स्कूल है ये इसी पे बेस्ड होकर के इस पे जन्म तिथि अंकित की गई है। तो इसलिए जब ये पहला ही रिकॉर्ड जिस पे बेस्ड होकर के सेकंड चल रहा है, जब पहला साबित नहीं है तो सेकंड ऑटो सो मोटी साबित नहीं है, वो भी ना साबित हो गया। अब ये साबित करना है मुझे कि भाई लड़की बालिग थी। उसके लिए मैंने उसके पिता से पूछा कि आपकी शादी को 22-23 साल हो गए होंगे? वो कहता है यस। फिर मैंने पूछा कि शादी के 1-1.5 साल में बच्चा हो गया होगा? क्यों? कहता है यस। और सबसे बड़ी लड़की है उसकी ए। अब कैलकुलेट करते हैं हम कि शादी को 22-23 साल हो गए, शादी के 1-1.5 साल में बच्चा पैदा हो गया, यानी 20 साल की उम्र है उस लड़की की। हमने कोर्ट की नज़र में ये साबित किया। उस व्यक्ति से जो कि पिता है वो कहता है कि साहब वो एडमिशन का फॉर्म पे उसके सिग्नेचर नहीं है, लेकिन वो कहता है कि शादी को 22-23 साल हो गए और शादी के 1.5 साल में बच्चा पैदा हो गया। तो इसमें इट मीन्स ये माना जाएगा जो वो कह रहा है वो सही है, क्योंकि वो ही है ऑथेंटिक पर्सन जो अपनी औलाद की तारीख बता सकता है। उसके कितनी उम्र है वो बता सकने वाला व्यक्ति कौन है? वो व्यक्ति ए है। उसने खुद ने, अब वो जो व्यक्ति पिता है वो, और पिता ने अपनी जन्मतिथि बताई थी जो 1981 की बताई थी। उससे मैंने कैलकुलेट करके देखा तो जिस समय वो बयान दे रहा उस समय वो 43 वर्ष का था। कोर्ट की नज़र में मैंने ये बात लिखवाई कि जानबूझ करके इंटेंशनली अपनी एज कम बता रहा है। कोर्ट में खड़ा होकर के 40 बता रहा है। पुलिस के पास 1 साल पहले बयान दी थी जब भी 40 बता रहा है, जबकि वर्तमान में उसकी 43 ईयर्स है, जो कि वो खुद बता रहा है अपने क्रॉस एग्जामिनेशन में कि 1981 का बर्थ है। तो ये चीज़ कोर्ट ने मानी। और जो जितनी भी घटना उसने कही थी कि पेट छेड़ता था, शराबी आदतन गंदी नजर रखता था, उठाने का प्रयास करता था, छेड़छाड़ करता था, इस बारे में किसी भी गवाह ने कोई लाइन ही नहीं बोली कोर्ट के अंदर। तो वो सारे एलिगेशन तो मेरे पे वैसे ही खत्म हो गए, क्योंकि जब वो कह नहीं रहे तो मैं क्यों पूछूं। अब मेरे पे तो 2 ही कंटेंट आ रहा था कि मैं लेके गया जम्मू में, वहाँ बलात्कार किया, और किराए के कमरे में। किराए वाले भी उन्होंने कहा ही नहीं किसी ने, तो बस जम्मू की बात आ गई थी। जम्मू के लिए हमने वाली कंसेंट वाला पॉइंट साबित किया और उसकी एज को हमने ब्रेक किया। इसके अलावा बहुत सारे पॉइंट थे। तो इस आधार पर इस व्यक्ति को कोर्ट ने बरी कर दिया 5 मार्च को। लेकिन दोस्तों इन सब चीज़ों में सीखने वाली बात क्या है कि ये 22 से 5 मार्च 2024 तक जेल में रहा। वह लड़की क्या थी? डॉक्यूमेंट में नाबालिग थी। कोर्ट में हमने उसको बालिग साबित किया, तब वो छूटा है। पहले जमानत हो सकती थी, लेकिन हाई कोर्ट में क्या पंगा रहा वो पता नहीं। हाई कोर्ट में अपन ने डील भी नहीं किया। लेकिन बड़ी चीज़ ये है कि हमें इस बात का ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि अगर हम किसी लड़की के साथ में संपर्क में हैं तो आप दोनों एडल्ट होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप लेकर नहीं जा रहे लेकिन संपर्क में हो और किसी तरीके से आप कि उसके घर वालों को, लड़की के घर वालों को कोई मतलब खबर मिलती है और वो शिकायत कर देते हैं, तो निश्चित तौर पे तुम्हें दिक्कत आएगी, गिरफ्तारी हो सकती है तुम्हारी। तो ये मोटी चीज़ है, ये सीखने की चीज़ है भाई। पहले बालिग हो जाओ, उसके बाद आप सोचो कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना। कैसी लगी ये स्टोरी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। इस तरह की क्राइम स्टोरी देखना चाहते हो तो ये भी मुझे कमेंट में बताना। और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो हमारे चैनल पर आते रहते हैं, इसलिए सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।